हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी में जो सिटीजनशिप की क्लास है ना, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। सिटीजनशिप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सिटीजनशिप के बारे में जानते हैं कि भाई हमारे देश में नागरिकता का क्या रूल रहा है और नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। और आज देश की जो समस्या बनी है कहीं ना कहीं नागरिकता को लेकर ही बनी हुई है। अभी आपने देखा होगा पहलगाम हमला जो हुआ है, पहलगाम हमले में जैसे ही सरकार ने एक आदेश जारी किया कि सभी जो पाकिस्तानी है या वीजा है उनको रद्द किया जाए या किसी भी तरह से है वो वापस अपने पाकिस्तान जाए। तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली होंगी कि कई सारे लोग, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, पाकिस्तान में शादी कर ली, बट वो रह कहाँ रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली देखा कि 2007 में शादी हो गई है, 8 बच्चे भी हो गए हैं, पर वो इंडिया में रह रही है और पति पाकिस्तान में रह रहा है। और किस वीजा के तहत हो रहा है, कैसे ये नागरिकता मिलती है। और इन सारे अगर हम विवादों को देखें तो नागरिकता हमें जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि किसी देश की नागरिकता सबसे जरूरी होती है। अमेरिका में आपने देखा होगा कि आप 15 दिन 20 दिन जितने दिन का वीजा करवाते हैं, किसी भी तरह का होगा, अगर आपने डेट डिसाइड कर दिया 2 दिन पहले ही कॉल आ जाती है कि कैसे आपको वो देश छोड़ना है और कितना दिन आपके पास बचा हुआ है। बट हमारे भारत में अभी भी बॉर्डर से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। और ये नागरिकता के रूल, बहुत ज्यादा डीप तो नहीं जाऊंगा, बट हाँ थोड़ी चीजें हैं जो आपको समझनी है और वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इंग्लिश में है, बट थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा और मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नागरिकता संबंधी चीजें देखते हैं कि हमारे पास जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है, मतलब जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया में बसाई गई और किस तरह से वो बसी और किस तरह से अलग अलग राज्य निर्धारित हुए। तो चलिए इन सब चीजों को देखते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि स्टेट और यूनियन टेरिटरी अगर हमें पढ़नी है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कितने स्टेट हैं कितने यूटी हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। आगे बढ़ते हैं इन्हीं चीजों को लेकर। और जैसा कि आप यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, मैंने अभी बताया था पिछले लेक्चर में। आर्टिकल आर्टिकल जब हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो मैंने बताया था 395 आर्टिकल एंड 22 पार्ट एंड 8 शेड्यूल, जो अब 12 है। ये चीज 22 है, बट कुछ ए और बी लग के 25 पार्ट हो गए हैं। और ये भी कहीं ना कहीं अमेंडमेंट मिला के 470 हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये जो आर्टिकल की बात कर रहे हैं और ये जो पहला पार्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो पहले पार्ट में 1 से लेकर 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इन टेरिटरी। भाई भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। और उसके साथ उसके कुछ केंद्र शासित एरिया भी होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें अगर हम देखें तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। टेरिटरी मतलब क्या होते हैं, जो केंद्र के द्वारा शासन किया जाता हो, वो चाहे कोई गवर्नर हो, चाहे वो कोई आईएएस पीसीएस ऑफिसर हो, ठीक है, जिसको आगे प्रोन्नति के तौर पे एक गवर्नर की पदवी दी गई हो, किसी भी तरह से एक पर्टिकुलर केंद्र सरकार के द्वारा शासन चलाने वाले केंद्र सरकार के द्वारा जो भी एनडीए में होगी सरकार, वो अपना एक प्रतिनिधि इनका वो भेजेगी। अब आगे देखते हैं। आप इससे तो परिचित होंगे, क्योंकि आप इसी धरती में एक संतान के रूप में पैदा हुए थे और जी रहे हैं इस बॉर्डर की सीमा में। अगर हम इस बॉर्डर की सीमा को देखते हैं, तो ये बॉर्डर की जो सीमा आप यहाँ पर देख रहे हो, है ना,
इस सीमा में ही कहीं ना कहीं आप भी होंगे। तो इस देश में रहने का क्या अधिकार है, वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान का एक पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, इधर चाइना भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये कौन से लोग हैं जो भारत में प्रवेश कर जाते हैं, कैसे प्रवेश कर जाते हैं, क्या बॉर्डर, क्या वीजा, क्या चीजें हैं, इन चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। समस्याएं कैसे सुधारनी है, बहुत टाइम लगा, क्योंकि अलग अलग रियासतें थी, देसी रियासतें थी। उन रियासतों को वल्लभ भाई पटेल ने, जो गृह मंत्री थे, कैसे उन्होंने एक किया, कैसे लोगों को मिलाया और एक अखंड भारत की स्थापना करी। बट उसमें बहुत सारी समस्याएं थी। भाषा, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा। जैसे आपने सुना होगा, एक कहावत है कि हर 50 किलोमीटर के बाद पानी चेंज हो जाता है, पानी का स्वाद चेंज हो जाता है। उसी तरह से हर 100 किलोमीटर के दौरान आपको भाषा चेंज होनी मिल जाती है। तो ये भाषा कौन सी है जो चेंज हो जाती है, और उस आधार पे कौन से लोग अलग अलग राज्यों की मांग भी कर रहे थे, ये बहुत ही कठिन समस्या थी। स्पेसिफाइज द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया, जिसको हम भारत भी बोलते हैं, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत, इंडिया मतलब भारत एक राज्यों का संघ है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल comprise the territories of the state. The union territory is specified in the first schedule by territories of the state. Okay, भाई कई सारे राज्य आपने देखे होंगे, कई सारे केंद्र शासित राज्य भी देखे होंगे। द यूनियन टेरिटरी इज स्पेसिफाइड द फर्स्ट शेड्यूल, सच अदर टेरिटरीज मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे बहुत सारी अलग अलग टेरिटरीज भी आपने देखे होंगी, ठीक है, उनको भी अगर मतलब गवर्नमेंट ने अपने अंडर में किया। आर्टिकल 2 में क्या था, यहाँ पे तो आपको इतना जानना है, इंडिया मतलब भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है, केंद्र शासित। एडमिशन, और एडमिशन मतलब कोई भी राज्य कोई नई जगह कैसे प्रवेश कर सकती है, कैसे उसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, एक नए स्टेट का एक नया राज्य कैसे बनेगा। आपने देखा होगा जब देश की आजादी हुई थी, तो कुछ राज्य और कुछ ही केंद्र शासित राज्य थे, पर धीरे धीरे ये कैसे चेंज हुए, कैसे शामिल हुए, कैसे इनको एक नया राज्य बनाया गया, ये समस्या सामने उमड़ी। पार्लियामेंट में बी लॉ कैन एडमिट इनटू द यूनियन मतलब संघ और स्टैब्लिश न्यू स्टेट। नए नए राज्यों की स्थापना कैसे हुई, किस कानून के तहत हुई, संसद में कैसे उसका चुनाव हुआ, कैसे उसको शामिल किया गया, ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, संविधान के कितने भाग होते हैं, 22 भाग हैं, जो मैंने भी बताया थे। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अनुसूचियां मतलब यहाँ पे हम शेड्यूल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे पार्ट की बात कर रहे हैं। 1 से 4 जो पहला पार्ट है, वो 1 से 4 निर्धारित है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। नए राज्यों का प्रवेश होगा आर्टिकल 2 के तहत, और आर्टिकल 3 के तहत राज्यों की क्षेत्र सीमाओं नामों का परिवर्तन किया जा सकता है। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, मैंने बताया ना, नए राज्य, जैसा कि भी आपने देखा होगा यहाँ पे क्या कर रहे थे, राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ये सारे निर्धारित किए जा सकेंगे। पार्लियामेंट बाय लॉ एम्पावर्ड टू, तो भाई पार्लियामेंट के द्वारा कैसे निर्धारित किए जाएंगे, किस कानून के तहत किए जाएंगे। फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग two or more state or parts or of state by uniting any territory to part of any state, मतलब कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनको दो भागों में बांटा जा सकता है और बांटे गए हैं। जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक समय उत्तराखंड पार्ट भी जुड़ा हुआ था, बिहार झारखंड ऐसे नाम भी आपने सुने होंगे, जो कहीं ना कहीं सीमाएं उड़ीसा तक मिली हुई थी। इन सारी चीजों को कैसे अलग किया गया, इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे एक पार्लियामेंट एक कानून बना के इन चीजों में नाम चेंज कर सकती है, सारी चीजें। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य की सीमाओं को बढ़ाया जा सकता है। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य की एरिया को कम किया जा सकता है। ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, कम ज्यादा बाउंड्री बनाना भी किसी भी राज्य का एक पर्टिकुलर आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य का नाम भी चेंज किया जा सकता है। ये सब आर्टिकल 3 के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 3, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 is required to enforce Article 2 and 3। तो आर्टिकल 3 में क्या था ऐसा, मैंने अभी देखा, बताया। 1947 अगर हम प्रिंसली स्टेट की बात करें, जो देसी रियासतें थी, जो किसी के द्वारा किसी के अंडर में राज्य कर रही थी, 3 चॉइस, स्टेट गिवन 3 चॉइस। इनके पास क्या था, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या थी, बंटवारा हो चुका था, बट देसी रियासतें, अंग्रेजी रियासतें, अंग्रेज तो चले गए, बट बहुत सारी देसी रियासतें थी। क्योंकि जब बंटवारा हुआ इंडिया का और पाकिस्तान का, तो लोगों के सामने ऑप्शन रखा गया कि आप या तो इंडिया ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान। जिन्होंने इंडिया ज्वाइन किया वो कहीं ना कहीं 99% सुखी हैं, 1% समस्याएं सभी के साथ रहती हैं। पर जिन्होंने जो पाकिस्तान ज्वाइन किया, जाति के आधार पर किसी के बहकावे में, जो एक वहां पे आपने देखा होगा एक माइनॉरिटी कम्युनिटी थी हिंदू, वो कहीं ना कहीं घट के पॉइंट में आ गए, और जो यहाँ थे वो बढ़ के बहुत ज्यादा हो गए। तो जिसने भारत चुना वो किस्मती थे, भारत चुना था वो एक फॉर्चुनर पार्ट थे, भाग्यवान पार्ट थे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत में सुखी हैं बट पाकिस्तान में दुखी हैं। बट यहाँ पे था कि या तो वो इंडिया ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान ज्वाइन कर लें, या अपने आप में स्वतंत्र रहे। कश्मीर जैसा था कि भाई सोचेंगे बताएंगे, गाना है ना, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, तो वही चीज है यहाँ पे भाई, सोचेंगे देखेंगे कि कौन हमें सबसे ज्यादा प्यार कर रहा है, हम उसी के साथ चले जाएंगे। बट कहीं ना कहीं कश्मीर का जो हाल आज भी आप देख रहे हो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की देन है। पाकिस्तान ने इसको इतना बेबस कर दिया, पाकिस्तान ने अपनी सेना के ही कई सारे जवानों को कबायली बना दिया, लुटेरा बना दिया, और कश्मीर पे हमला करवा दिया। अब कश्मीर के पास कहीं ना कहीं बचा क्या,
कि जल्दी से भारत में शामिल हो जाए। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, मैं आपको बताऊंगा। बट टिल 1947 थ्री प्रिंसली स्टेट नॉट ज्वाइन इंडिया। मैंने बोला ना, एक कश्मीर था, एक जूनागढ़ था और एक हैदराबाद। ये कश्मीर तो चलो, जब कहते हैं ना, जब मारे जाते हैं तभी अकल आती है, तो जब वहां पे हमला किया गया तब अकल आई, तो चीजें कुछ सुधरी। पर अभी भी जूनागढ़ और हैदराबाद की जो रियासतें थी, जिसपे आपने देखा होगा वल्लभ भाई पटेल ने एक एक्शन किया था जिसको बोलते हैं पोलो, ऑपरेशन पोलो। फटाफट तैयार हो गए। यहाँ के भी नवाब बहुत बन रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फटाफट भागे। होता क्या है कि जो यहाँ का मेन नवाब होता है वो बस लोगों को बहकाने में, भड़काने में रहता है कि तुम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बट ये लोग सबसे पीछे रहते हैं, क्योंकि इनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। धीरे धीरे ये रियासतें कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद भी शामिल होंगी। बट कहीं ना कहीं वल्लभ भाई पटेल के कुछ एक्शन के बाद, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ रियासतें थी, कौन सी 1947 के बाद? कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। अब आर्टिकल 3 के अंतर्गत शामिल किया जाना था। तो हैदराबाद अंडरटेकन बाय द पुलिस एक्शन। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो वहां के कुछ लोग थे, शामिल नहीं हुए, पर जैसे ही पुलिस एक्शन हुआ शामिल हो गए। जूनागढ़ अंडरटेकन बाय रेफरेंडम। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी पब्लिक पोल हुआ। काफी हिंदी मेजोरिटी थी यहाँ पर, शामिल हो गई। नवाब जी को भागना पड़ा। कश्मीर अंडरटेकन बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। अब यहाँ पे तो कुछ ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से शामिल होना पड़ा। देखो, साथ में मिलके रहेंगे तो बड़ी बड़ी दीवारें और बड़े बड़े पेड़ भी उखाड़ देंगे, पर सिंगल चलेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं ना, एकता में शक्ति है। सभी लोग एक साथ रहिए। जब तक हम लोग साथ रहेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तब तक कोई भी देश हमारे देश पर हमला नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए सभी लोग एक साथ रहें, एक साथ अपनी बातों का विचार रखें, किसी भी तरह के धर्म में ना बटे। और वैसे भी देखा जाए तो हमारा देश अब कहीं ना कहीं किसी जाति में नहीं बटा हुआ है। तरह तरह के होटल हैं, तरह तरह के ढाबे हैं, जिसपे चाहे किसी भी जाति का हो, हर आदमी वहां पे खाना खाता है, पानी पीता है, किसी भी तरह की सुविधाएं लेता है। ठीक है। तरह तरह के पब्लिक टॉयलेट बने हैं वहां पे। कोई ये नहीं कहता है कि ये इस धर्म का है, ये इस जाति का है, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब जो भी बाहर निकल रहा है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, वो सारी जगहों पे रुकता है, खाता है, पीता है, किसी प्रकार का धर्म नहीं देखता है। तो सभी लोग एक हैं, बट हाँ, आपस में ना बटे, कुछ नेताओं के चक्कर में आपस में ना बटे, और सारे लोग एक साथ रहें, तभी हमारा देश कामयाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, बांटा गया? 1947 क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट इज डन इन 4 पार्ट। पार्ट ए, प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडियन, जो अंग्रेजों से शासित राज्य थे। प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतें। चीफ कमिश्नर प्रोविंस, दिल्ली, अजमेर एंड कुर्ग। ठीक है। अंडमान एंड निकोबार एंड ऑल अदर आइसलैंड। 4 भागों में बटा हुआ था। किसको केंद्र शासित में रखना था, किसको राज्य में रखना था, ये सारी चीजें बड़ी दिक्कतें थी। तो 4 भागों में बांटा गया।
और इन चारों भागों को कैसे राज्य और केंद्र शासित में चेंज किया गया, ये कहानी भी हम लोग जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। डिमांड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज स्टार्टेड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में आज भी कुछ लोग, नेता लोग, जानते हो, खौल जाते हैं कि हमें ये अलग करो, वो अलग करो। पर अलग करने से कुछ नहीं होगा। मैंने फिर कहा ना, एक साथ बंधे रहेंगे तो एकता रहेगी, यूनिटी रहेगी, बाकी चीजें आप जानते हो। तो धर कमीशन थी 1948 एस के लाल और पन्ना लाल, इनके द्वारा एक कमीशन बनाया गया 1948 में, देश की आजादी के बाद। दिस कमीशन रिजेक्ट द आइडिया ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इनके द्वारा ये आइडिया निरस्त कर दिया कि भाषा के आधार पर अलग किया जाए। दिस कैन हार्म यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। कहीं ना कहीं ये हमारी एकता के लिए और देश के लिए खतरनाक होगा, हार्मफुल होगा। जेबीबी कमेटी मतलब जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया, इन्हीं को बोलते हैं जे वी वल्लभ और पी पट्टाभी सीतारमैया। जेबीपी कमेटी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी, ठीक है, बनाई गई। इससे क्या हुआ? बट Potisar Ramalu sits on fast unto death after 56 days of hunger strike. His death occurred. अब यहाँ पे श्री रमालू जी थे जो कहीं ना कहीं भूख हड़ताल पे बैठ गए, 56 भूख हड़ताल करी और कहीं ना कहीं उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पे देखिएगा, श्री रामलू की मृत्यु 15 दिसंबर 1952 को 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद हुई। अब जब वो मृत्यु हो गई तो आंध्रा राज्य के निर्माण की, जिसको हम आंध्र प्रदेश बोलते हैं, निर्माण की मांग को लेकर किए गए अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और फाइनली 1953 में आंध्र राज्य का गठन हुआ। ठीक है, यही है। आफ्टर श्री रामोलू डेथ पब्लिक मेड वायलेंस, खतरनाक प्रदर्शन, एंड कंडीशन वाज नॉट गुड। तो गवर्नमेंट में फर्स्ट स्टेट, जो पहला स्टेट बनाया गया, वो कौन सा था? बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के आधार पर। आंध्र प्रदेश ऑन 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 it was taken out from Madras and given to तेलुगु स्पीकिंग पर्सन। जो तेलुगु लोग थे उनके आधार पे ये बनाया गया। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे। आफ्टर दैट गवर्नमेंट मेक फैजल अली कमीशन। ये फैजल अली कमीशन क्या था? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। फैजल अली कमीशन 1953-55 में बना। फैजल अली, हृदयनाथ कुंजरू नाम सुना होगा, फैजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पानीकर, इन 3 कैंडिडेट जो शामिल थे। दिस कमीशन हैड टू मेक स्टेट ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट रिजेक्ट द आइडिया ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। ठीक है, कि लैंग्वेज, भाषा के आधार पे तो अलग कर दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा कि एक राज्य है तो वो एक ही लैंग्वेज बोले, ये गलत है। इस प्रोसेस को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वहां पे आज भी आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की साइड जाइए या कहीं आप देखते हैं साउथ की तरफ जाते हैं,
तो आज भी है कि हिंदी, तेलुगु, उड़िया, कोई भी भाषा होती है तो वहाँ के लोग अलग अलग टाइप के विरोध करते हैं कि आप हमारी तरह बोलो, वो कहते हैं आप हमारी तरह बोलो, आप हमारे वहाँ के नहीं है। तो ये भाषाई कुछ न कुछ आत्मीयता नहीं बन पा रही, मतलब एक दूसरे की आत्मा नहीं मिल पा रही भाषा के आधार पर ये गलत है। भाषा तो अमेरिका की भी इंग्लिश है, इंग्लैंड की अलग है, तुर्की की अलग है, तो क्या हम भाषा के आधार पर एक दूसरे से लड़े? नहीं, हमें उनकी बातें समझनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से व्यापार करेंगे तभी हम एक दूसरे के राज्य को आगे बढ़ा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इट सजेस्ट टू मेक 16 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरी, जो पहले 14 के आसपास हुआ करती थी, ठीक है, बट गवर्नमेंट मेड 14 स्टेट एंड 6 यूटी। तो फाइनली गवर्नमेंट ने जो 14 स्टेट बनाए और 6 यूटी बनाए 1 नवंबर 1956। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट। 14 स्टेट कौन कौन से थे, इन पे नजर डालते हैं। आसाम, या तो असम बोलते हैं, बिहार, बिहार जिसे पहले मगध बोला जाता था, बॉम्बे जो कभी बंबई हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर, देखिए ये सब अब नहीं है, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल। मद्रास रिनेम किया गया, ध्यान दीजिएगा, मद्रास renamed in 1969 as तमिलनाडु। मैसूर रिनेम तमिलनाडु, मैसूर रिनेम कब हुआ? 1973, किस नाम से? कर्नाटक। यहाँ भी काफी ज्यादा नाटक है। अभी आपने कर्नाटक के मैंगलुरु में घटना सुनी होगी, तो बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं हर जगह। अंडमान, 6 यूटी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, ठीक है, 6 यूटी हो गई। तो धीरे धीरे समझते रहिएगा, कठिन नहीं है, आप कर लेंगे, हमें विश्वास है आप अच्छे से कर लेंगे। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या था, इस पे ध्यान देते हैं। 1956 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1960, गुजरात एंड महाराष्ट्र, गुजरात एंड महाराष्ट्र मेड बाय ब्रेकिंग बॉम्बे, बॉम्बे को तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बने। बॉम्बे, बम्बई, मुंबई, ठीक है। 1961 में क्या हुआ, ये डेट ध्यान रखिएगा, दादर और नगर हवेली, जो दादर और नगर हवेली थी, टेकन फ्रॉम पुर्तगीज, दिस वाज 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। भाई सभी लोग तो चले गए थे, पर पुर्तगाली अभी भी कब्जा करे बैठे थे, तो पुर्तगीज जो थे उनसे लेकर 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत दादर और नगर हवेली की स्थापना करी गई, एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना। 1962 गोवा, ये भी कहीं ना कहीं पुर्तगालियों के अंडर में था। समन एंड ड्यू अंडरटेक फ्रॉम पुर्तगीज, देखिए लिखा है ना, दिस वाज 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1987, गोवा गिवन स्टेटहुड, एक नया राज्य बनकर उभरा। पुर्तगाली तो जम के बैठ गए थे, अंग्रेज चले गए, पुर्तगाली बैठे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी समस्याएं हैं बॉर्डर को लेकर, अभी भी बॉर्डर को सील करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं देश में आर्थिक समस्याएं उभर कर आएंगी। 1962
पुडुचेरी, इसको कोई पौंडीचेरी बोलता है, पुडुचेरी, अंडरटेकन फ्रॉम फ्रांस। दिस वाज 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अभी फ्रांसीसी भी कुछ लोग बैठे थे यहाँ पर। 1963 नागालैंड is formed by combining Naga Hills and Tusang area of Assam. 1966 में हरियाणा is taken out from Punjab on recommendation of Shah Commission. Chandigarh is made capital of Punjab and Haryana. हरियाणा और हरियाणा और पंजाब की जो कैपिटल बन के उभरी वो कौन? चंडीगढ़। 1956 हिमाचल प्रदेश जो था वॉज यूटी, देख रहे हैं यूटी था, यूनियन टेरिटरी था। 1971 में इसको एक स्टेटहुड का, एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। चीजें समझिएगा, बहुत ही सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो चेंजेस हो रहे थे संविधान में, 1972 कुछ और यूटी है, 2 यूटी, 2 और यूटी, जैसे मणिपुर, एक त्रिपुरा। मणिपुर और जो त्रिपुरा थे ये यूनियन टेरिटरी थी, ध्यान रखिएगा पहले बच्चों। त्रिपुरा और मणिपुर गॉट स्टेटहुड, मेघालय इज मेड सेपरेट स्टेट, एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया मेघालय, ठीक है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश मेड यूटी in 1972 and given statehood in 1987। इनको भी एक राज्य का दर्जा दिया गया 1987। सिक्किम was ruled by सोयाल डायनेस्टी, सोयाल डायनेस्टी मतलब जो सोयाल वंश था, till 1974, काफी दिनों तक भाई शासन किया गया सिक्किम में। In 1964 till 1974, in 1974 Sikkim made associate state and in 1975 was Sikkim organic खेती और साफ सफाई के लिए भी काफी फेमस है। It made state by 35 Constitution Amendment। कितनी सारी चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ टेकन आउट फ्रॉम एमपी, भाई जो मध्य प्रदेश था, अरे एक सेकंड, मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश का नाम सुना ही होगा, शिवराज सिंह चौहान जी के नाम से जानते हैं लोग, जल्दी से जान जाते हैं। छत्तीसगढ़ टेकन आउट फ्रॉम एमपी इन 1 नवंबर 2000। भाई छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। उत्तराखंड यूके बोलते हैं, देवनागरी बोलते हैं। उत्तराखंड टेकन आउट फ्रॉम यूपी इन 9 नवंबर 2000, मतलब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बटकर एक अलग राज्य बना। झारखंड किससे अलग हुआ? बिहार से, 15 नवंबर 2000। तो देखा जाए 2000 में काफी सारी घटनाएं हुई हैं। 2000 ईयर को हम लोग मिलेनियम ईयर भी बोलते थे। एक नई सदी की शुरुआत, एक नई सदी की शुरुआत हुई। तेलंगाना, इसका तो आपने जल्दी सुना होगा। तेलंगाना टेकन आउट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से एक और हिस्सा अलग हुआ, तेलंगाना, 2 जून 2014, 2 जून 2014। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख मेड यूटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019।
सभी अलग अलग राज्यों केंद्र शासित चीजों में बट गए। कौन चीजें क्या थी? अब अगर हम नजर डालते हैं सिटीजनशिप, सिटीजनशिप ये तो हम लोगों ने 1 से 4 तक देखा, जो पार्ट 1 था